हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार। और यहाँ पर काफ़ी भाइयों के सवाल रहे हैं कि जो मोतीलाल ओसवाल का जो 100 फंड है, जैसे मोतीलाल ओसवाल का MON 100, वो जो फंड है उसका जो प्राइस है NAV से लगभग 15 से 20% की ऊपर चल रहा है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर में हमें क्या करना चाहिए। मैं इस फंड की बात कर रहा हूँ, सॉरी इसकी नहीं, इस फंड की बात कर रहा हूँ आज के दिन। जैसे 100 ETF, इसका शॉर्ट में नाम है MON 100। अब इसका जो आज के दिन जो प्राइस चल रहा है स्टॉक मार्केट के अंदर में, अगर हम लोग इस ETF के अंदर में, ये म्यूचुअल फंड है जो कि स्टॉक मार्केट में ट्रेड होता है, तो उसको हम ETF बोलते हैं, राइट। तो इसका 200 का प्राइस आज के दिन मार्केट में चला, जबकि इसका फंड का जो NAV चल रहा है वो 178 रुपये चल रहा है, और आज और भी गिर जाएगा जबकि इसकी पूरी न्यूज़ आएगी, क्योंकि आज मार्केट में अगर वापस गिरावट आने की उम्मीदें हैं NASDAQ के अंदर में, इस फंड के अंदर में, बिकॉज ऑफ NVIDIA के जो स्टॉक्स हैं उनके अंदर में बहुत ज़्यादा गिरावट फील की जा रही है, महसूस की जा रही है। तो इसके पास में अच्छा खासा स्टेक है NVIDIA का, इस फंड के पास में, तो इसकी और गिरावट की उम्मीदें हैं यहाँ पर। तो अब पॉइंट ये है कि इसकी जो NAV प्राइस है 178 की, और जो प्राइस चल रहा है 200 के आसपास में चल रहा है आज के दिन। तो इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? अभी अगर हम लोग 2 दिन पहले की अगर बात देखेंगे, तो इसका जो प्राइस था 220 रुपये के आसपास में चल रहा था। दैट इज अराउंड 40 रुपये ऊपर चल रहा था। दैट इज अराउंड 22-25% के आसपास में एक्स्ट्रा पैसा आपको पे करना पड़ा, मतलब आपको 100 रुपये की चीज़ के 120 रुपये पे करने पड़ रहे थे। इसके पीछे जो मेन रीज़न नज़र आ रहा है वो ये कि RBI का एक रेगुलेशन कहता है कि इंडिया के अंदर से जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है वो बाहर के देशों के अंदर में या दूसरे देशों के अंदर में $7 बिलियन से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती है एट ए टाइम। तो यहाँ पर वो पर्टिकुलर बाद में पर AMC भी एक लिमिट लगाई हुई है। तो यहाँ पर इनकी जो लिमिट है वो ख़त्म हो गई है, तो इन्होंने नया इन्वेस्टमेंट इन फंड्स में लेने से इनकार कर दिया। ऐसे इस सिचुएशन में हुआ क्या? इस सिचुएशन में ये हुआ कि अब जब नए लोगों को खरीदना है, बेचना है अगर इस ETF के अंदर में या फिर US के स्टॉक्स में, तो वो उन लोगों से ETFs खरीद सकते हैं या फिर यूनिट्स खरीद सकते हैं जिन्होंने पहले से खरीद के रखा हुआ है। तो ऐसी सिचुएशन में हुआ क्या? म्यूचुअल फंड नए यूनिट्स जारी कर नहीं रहा है, और जो पुराने जो लोग हैं जिनके पास में है वो महंगे में बेचना स्टार्ट कर रहे हैं, और यहाँ पे जो नए लोग हैं उनको खरीदना ही है, राइट। या फिर उन्होंने SIP स्टार्ट कर रखी है, तो उनको पता ही नहीं है कि उनके यहाँ पे उनके अकाउंट से जो है SIP चल रही है, तो उनको पता ही नहीं है कि हाँ ये पूरा झोल स्टार्ट हो गया है यहाँ पर। तो ऑटोमेटिक ऑर्डर जा रहे हैं, और ऑटोमेटिक बेचने वाले बेच रहे हैं महंगी के अंदर में, और ऑटोमेटिक खरीदा जा रहा है। दूसरा एक कारण इसके पीछे और नजर आया कि जैसे ये मोतीलाल ओसवाल हो गया या MON 100 हो गया या फिर NASDAQ के दूसरे जो फंड्स होते हैं उनके पीछे FOF चले हुए हैं, फंड ऑफ फंड्स चले हुए हैं। तो लोग क्या करते हैं, उन फंड्स ऑफ फंड्स के अंदर में इन्वेस्टमेंट करते हैं, और वो फंड ऑफ फंड्स क्या होते हैं, नए, अब इनके इनसे AMC डायरेक्ट से खरीद नहीं सकते क्योंकि नए यूनिट्स तो AMC जारी नहीं कर रही है। तो वो फंड ऑफ फंड्स वाले क्या होते हैं, वो जनता से फिर खरीदते हैं जिन्होंने पहले इन्वेस्टमेंट कर रखा है इन ETF से। अब वो क्या कर रहे हैं, अब उन फंड ऑफ फंड्स के पास में अगर पैसा आएगा तो उनको इन्वेस्टमेंट करना तो फिर उनको महंगे में भी खरीदना पड़ेगा। अब ऐसी सिचुएशन में हुआ क्या, स्टॉक प्राइस जो है वो NAV के मुकाबले बहुत ज़्यादा ऊपर भाग गया। वो भाग गया तो उससे हुआ क्या, उससे ये हुआ कि उन जो फंड्स है उनकी जो परफॉर्मेंस है वो सुधरी हुई नज़र आने लगी, तो लोग और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने लगे। तो इससे क्या हो गया कि एक विशियस सर्कल स्टार्ट हो गया। अब नए इन्वेस्टमेंट, नया ETF जारी हो नहीं रहे मोतीलाल ओसवाल की तरफ से, या फिर जो दूसरे NASDAQ के फंड्स हैं और भी कंपनियां जो कि NASDAQ में इन्वेस्टमेंट के यूनिट्स जारी करते हैं उन्होंने भी बंद कर रखा है। अब इससे जो विशियस सर्कल स्टार्ट हो गया, जिसकी वजह से जो प्राइस है ये 20% 25% तक ऊपर चलने लग गया NAV प्राइस के। जबकि दूसरा ऑप्शन अवेलेबल है आपके पास में, मार्केट के अंदर बहुत सारे ब्रोकर्स हैं जो कि US की कंपनीज के अंदर में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन आपको देते हैं। जैसे अगर आप देखोगे, चॉइस इंटरनेशनल नाम से एक कंपनी है जो कि इंडिया में ब्रोकर है और वो इंटरनेशनल भी अलाउ करती है। वेस्टेड नाम से एक कंपनी है, VESTED। एप्रिशिएट नाम से कोई कंपनी है, आज के दिन मुझे लगता है कि ये सबसे सस्ता अलाउ करती है, बिकॉज US में जब आप कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके कुछ चार्जेस लगते हैं, वो करेंसी डिफरेंशियल चार्जेस, एक्सचेंज चार्जेस, ट्रांजैक्शन चार्जेस, ये सब लगते हैं। बट ये सबसे सस्ते में आज के दिन दे रही है, बिकॉज मैंने इसके थोड़ा रीड किया था। मैं इसको प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, कुछ भी प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, आप एक बार चेक कर लेना, क्योंकि अभी क्या नया टाइप का ही है, तो थोड़ा भरोसा भी कम ही जम रहा है इसके ऊपर में। अगर आपको लगता है कि आपको करना चाहिए, अगर आपको US के स्टॉक्स में करना ही है इन्वेस्टमेंट, तो सोच सकते हैं, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे हैं, ये थोड़ा सस्ता है। बट मैं इसको बिल्कुल नहीं कहूँगा यूज़ करें, मैं बोल रहा हूँ इसलिए, मैं बिल्कुल किसी चीज़ के लिए अलाउ नहीं कर, मैं बोलता ही नहीं हूँ, राइट। तो ऑप्शन है, मैं बात ये बोल रहा हूँ, बहुत सारे ब्रोकर्स मार्केट में अवेलेबल हैं, 5 पैसा भी अवेलेबल है, और भी कंपनियां हैं, आई थिंक आई एम नॉट गेटिंग द नेम्स। आप सर्च कर सकते हैं नॉर्मली कि इन्वेस्ट इन US स्टॉक्स फ्रॉम इंडिया, जिससे आपके ब्रोकर्स की पूरी लिस्ट आ जाएगी, आपको जो अच्छा लगे उसके थ्रू आप लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं।
तो पॉइंट ये है कि अब आप जब यूएस के स्टॉक्स के अंदर में 100 रुपये में किसी स्टॉक के अंदर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं तो 120 रुपये 125 रुपये क्यों दे रहे हैं? बिकॉज ऑफ दिस अननोइंग नेचर, कि पता ही नहीं है कि हो क्या रहा है। अब ऐसे केस में क्या किसी भाइयों के पास में जिनके पास में ETF पड़े हुए हैं, जैसे यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं आज के दिन, ये मोतीलाल ओसवाल फंड ऑफ फंड्स, इसका NAV यहाँ पे चल रहा है, और ये वाला जो फंड है ये फंड ऑफ फंड्स है। मैं कभी भी फंड ऑफ फंड्स के अंदर में मैं खुद भी म्यूचुअल फंड एडवाइजर हूँ, डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, तो मैं खुद कभी भी फंड ऑफ फंड्स के अंदर में इन्वेस्टमेंट की राय नहीं देता हूँ। मैं बोलता हूँ डायरेक्ट करो ना, क्यों फंड ऑफ फंड्स के रास्ते से जा रहे हो, राइट। तो अगर मौका किसी को मिला है कि फंड ऑफ फंड्स का जो परफॉर्मेंस है बहुत अच्छा चल रहा है, या फिर 20-25% एक्स्ट्रा का आपको बेनिफिट देखने को मिल रहा है बिकॉज ऑफ दिस RBI रेगुलेशंस एंड ऑल, तो प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए टाइम पर। इन्होंने 2220 के अंदर में बेचा है, खुशी के मारे खुश हो सकते हैं, बिकॉज वो वहाँ पर बेच करके सस्ते में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं 20-25% वो दूसरे ब्रोकर्स के थ्रू, जो कि अगर कल को वापस जैसे लिमिट खत्म हो गया, फिर लिमिट RBI इंक्रीज कर देती है फ्यूचर के अंदर में, तो वापस वो ETFs हैं वो अमाउंट खुल जाएगा, वो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो जाएगा वहाँ पर, तो आप लोग वहाँ से वापस हो सकता है वापस ETFs में नए इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, वापस जो NAV प्राइस है उसी के ऊपर में, राइट। तो अभी जो ये फ़ायदा है ये ले लेना चाहिए, पहले भी ले लेना चाहिए था, अभी भी अगर जिसको मिल रहा है उसको ले लेना चाहिए। अभी ये मार्केट इसमें ये तो होगी पूरी न्यूज़ इसके बारे में। बाकी काफ़ी अभी म्यूचुअल फंड्स ऐसे हैं जिनको लोगों को भरोसा नहीं है उनके ऊपर में, बिकॉज पास्ट कुछ 3-4 महीनों से कुछ म्यूचुअल फंड्स ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया नहीं है, और काफ़ी ऐसे मैं भी देख रहा हूँ कि जो कमीशन के चक्कर में काफ़ी जो भाई लोग हैं वो गलत फंड्स एडवाइज कर देते हैं, तो उससे भी काफ़ी लोग जूझ रहे हैं, जिनकी वजह से उनका पोर्टफोलियो काफ़ी डाउन है। तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियोस बनाए हुए हैं, बाकी आप लोग मुझे भी अप्रोच कर सकते हैं अगर आपको गाइडेंस चाहिए उसके बारे में। एंड सेकेंडली अब आपको क्या करना चाहिए उसके लिए मैं अगर आपको बताता हूँ फंड ऑफ फंड्स या इनके अंदर में, तो फंड ऑफ फंड्स में तो कभी जाओ मत, सीधी सी बात है। डायरेक्ट अगर जाना है तो ETF वाला, अगर आपको मौका मिल रहा है 20-25% महंगे के अंदर बेचने का, तो बेचने का ट्राई करो, वहीं पे बेच दो, निकल लो, बाद में वापस सस्ता होगा तो ले लेना। या अगर आपको US के स्टॉक्स में करना है तो आप डायरेक्टली भी ब्रोकर के थ्रू भी जा सकते हो, जो कि आपको मैंने लिस्ट बता दिया कैसे आपको मिलेगा उनके थ्रू अकाउंट खुलवा के, राइट। एंड आई होप कि इससे कुछ आपको अगर कोई सवाल रह गया है फिर भी इस सिनेरियो से रिलेटेड, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। सी यू टुमारो।